हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।
जो निदेशक हैं भारती लाडू। साथ ही आप प्राचार्य हैं कलुबनी कन्या महाविद्यालय तथा निदेशक हैं अनुव्रत समिति लाडू। आप परीक्षा नियंत्रक भी हैं जयनुषा भारती लाडू। लेखक भी हैं, आपकी अभी तक 52 पुस्तिकाएं पब्लिश हो चुकी हैं। आप राजस्थान पत्रिका के लिए लेख भी लिखते हैं। आज के ही अंक में अनंत असीम आनंद की प्राप्ति करवाता है योग शीर्षक से आपका लेख राजस्थान पत्रिका में छपा है। अलग दृष्टि रिसर्च मैगजीन के संपादक भी हैं आप। हमारे अगले अतिथि हैं श्रीमान पी.के. नागर, जो निदेशक हैं सूरजमल तापड़िया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जसवंत, जो निदेशक हैं माधव महाविद्यालय पारोला। उसके बाद में हमारे बीच में अतिथि के रूप में है डॉक्टर सुरजीत कुमार, जो निदेशक हैं एवं प्राचार्य हैं प्रबंधन। हेलो। शेखावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चीका, श्री सुल्तान जी टैगोर डिफेंस एकेडमी गुजरात हमारे बीच में अतिथि के रूप में है। मैं सर्वप्रथम आनंद प्रकाश जी का स्वागत करने के लिए श्रीमान रजत जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो उनका मानव जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत है। हमारे बीच में शब्दों द्वारा स्वागत गीत के लिए मैं रूप से आग्रह करूंगा कि वाणी और स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
दुर्गा दल सेवा समिति को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जून मास की इस तपती धूप में एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है जो आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी है। मैं समझता हूं कि बच्चे थोड़ी देर बिल्कुल शांत रहिएगा। आप लोग आप अपनी बात न सुना के मेरी बात सुनिएगा। हम यहाँ आए हैं आपके लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। निश्चित रूप से दुर्गा दल सेवा समिति के लाडनू नगर के युवाओं के लिए कि इनको किस तरह से मार्गदर्शन मिले कि वो अपने अच्छे भविष्य की पटकथा लिख सके। जब बच्चा 10वीं 12वीं पास करता है तो उसके सामने अपना एक लक्ष्य होता है, आगे क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों, आप अपने लक्ष्य के निर्धारण में जितना ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप उतना ही आगे बढ़ सकेंगे। आप हिरण चाल मत अपनाइए कि जिस तरह से एक व्यक्ति जिधर जा रहा है आप भी उसी तरफ चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लक्ष्य अलग होते हैं क्योंकि सबकी रुचि अलग होती है, सबकी योग्यता अलग होती है, सबकी क्षमता अलग होती है और सबके श्रम और पुरुषार्थ अलग होते हैं। आप सोचिए, ये हमारा साथी जो साइंस की तरफ जाना चाह रहा है, आप भी उसी तरफ चलिए, या कॉमर्स की तरफ जा रहा है, आप भी उसी तरफ चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को अपने लक्ष्य अपने आप निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य के निर्धारण के लिए बच्चों में कहना चाहूँगा, जो बातें बहुत जरूरी हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखिए। आप अपनी क्षमता देखिए, जो लक्ष्य आप बना रहे हैं आपकी क्षमता के अनुकूल है कि नहीं, आपकी रुचि के अनुकूल है कि नहीं। आप चाहते हैं आर्ट्स की तरफ पढ़ना, आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना, लेकिन आपके गार्जियन आपको बात करते हैं कि नहीं साइंस पढ़ना है, तो नतीजा क्या होता है, आप असफल हो जाते हैं। तो ये जो है, आपको असफल नहीं होना है, जिंदगी में असफल नहीं होना है, क्योंकि आपका एक संकल्प होना चाहिए कि हादसों से टकराना मेरी फितरत है, हादसों से टकराना मेरी फितरत है, नाकामियों के आंसू बहाना मुझे नहीं आता। तो ये एक संकल्प होना चाहिए जीवन में कि मुझे कभी नाकामयाबी पसंद नहीं है, नाकामी पसंद नहीं है, असफलता पसंद नहीं है, जीवन में मुझे सफलता चाहिए। तो ये अगर आपका संकल्प होगा सफल होने का, हो सकता है आपको कभी असफल भी होना पड़े, क्योंकि कहते हैं कि सफलता की मंजिल जो है वो असफलता के रास्ते से भी निकलती है। असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए, केवल जो असफलता की बाधाएं आए उनसे आपको संघर्ष करना है, उनसे आगे बढ़ना है। तो जब आपने अपनी लक्ष्य मंजिल बना ली, हो सकता है आपकी मंजिल IAS बनने की हो सकता है आपकी मंजिल डॉक्टर बनने की हो, इंजीनियर बनने की हो, लॉयर बनने की हो, यानी जो भी आपकी मंजिल आप बनाते, जो भी लक्ष्य बनाते हैं, तो मैंने जैसा कहा, लक्ष्य आपका आपकी रुचि के अनुकूल होना चाहिए, लक्ष्य आपका आपकी क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। अगर 19-20 रहता है तो आपका पुरुषार्थ जो है उसको पूरा करता है, आपका श्रम उसको पूरा करता है। ये जो पुरुषार्थ है आप पे होना चाहिए कि पानी पिया था तो पत्थरों को तोड़ कर पिया था, एक बूंद भी एहसान नहीं ये समुद्र तेरा, एक बूंद भी एहसान नहीं ये समुद्र तेरा। ये है पुरुषार्थ। आप अपने पुरुषार्थ को जागृत कीजिए। अगर आप IAS बनने की दिशा में बढ़ते हैं, आप सोचिए
1, 2 दिन, 10, 20 दिन या महीने की पढ़ाई से काम नहीं करने वाला। उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं दीर्घ कालन पुनर्तर्य सत्कार से तो आपको अगर अच्छे मंजिल पाना है तो 3 बातों को ध्यान में रखना है। एक तो लंबे समय की साधना करनी होगी, आपको लंबे समय की साधना करनी होगी। 1-2 महीने में आप सोचें कि पढ़ करके आप IAS बन जाएंगे, RS बन जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। इसलिए दीर्घकाल लंबे समय की साधना। आपने व्रत ले लिया तो ठीक है, हम 2 साल तक तो केवल IAS की तैयारी करेंगे, RS की तैयारी करेंगे, ये तो व्रत ले लिया। लेकिन दूसरी बात तो करें कि निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। उस बच्चे की तरह नहीं होना चाहिए जो आज 8 घंटे पढ़ गया और फिर कहा 8 दिन की छुट्टी, फिर वो 8 दिन बाद पढ़ाई शुरू करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वो 8 घंटे की मेहनत भी बेकार है अगर आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं है, यानी लंबे समय के व्रत के साथ साथ निरंतरता नहीं है, तो फिर आपकी साधना निष्फल जाएगी। आपने दोनों व्रत ले लिए कि हम 2 साल मेहनत करेंगे और निरंतर करेंगे, लेकिन जो तीसरी बात है वो ये है आपको निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आपको करना होगा। उस बच्चे की तरह नहीं करना होगा कि पिताजी घर पे आ गए, वो बस्ता लेके बैठ गया, 3 घंटे पिताजी घर में थे, वो बस्ता लेके बैठा रहा और जैसे ही पिताजी गए बस्ता बंद किया और खेलने निकल गया। उससे पूछा जाए बेटा 3 घंटे क्या पढ़े? 0, कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना। यदि आपकी साधना लंबे समय की होनी चाहिए, साधना में निरंतरता होनी चाहिए और साधना निष्ठा पूर्वक होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए, प्रामाणिकता के साथ होना चाहिए। तो अगर ये 3 बातें आप ध्यान में रखते हैं, बच्चों मैं कहूँगा कि जो लक्ष्य आप बनाते हैं उस लक्ष्य के प्रति आप लक्ष्य को वाच करते रहिए, बराबर वाच करते रहिए। वाच का मतलब समझते ही नहीं, वाच वाच में देखिए लेटर्स जो हैं ये आपको संदेश दे रहे हैं, ये लेटर्स संदेश दे रहे हैं। W फॉर वर्ड। पहले तो आप जो है बोलते ही ना मुझे IAS बनना है, मुझे RS बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। ये वर्ड मुझसे निकलते ही नहीं निकलते, आप अपने मम्मी पापा से कहते हैं, लेकिन ये वर्ड निकलना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों। W के बाद क्या आता है? A। W के बाद क्या है? A। A फॉर एक्शन। A फॉर एक्शन। यदि जो शब्द आपके मुख से निकले अगर आप उसको एक्शन में नहीं लाते तो लोग क्या कहेंगे? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भौंकते वाले हैं वो काटते नहीं। यानी जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो गरजते हैं बरसते नहीं। लेकिन अगर आपने अपने निकले के शब्द को एक्शन में ला दिया, कहते हैं बच्चों कि करने वाला इतिहास निर्माता होता है और सिर्फ कहने वाला इतिहास रूपी रथ चक्र के नीचे पिस कर रह जाता है। इसीलिए कहा गया है कथनी से करनी है। आप कहिए नहीं, आप उस कहे के शब्द को एक्शन में ले आइए और फिर क्या आता है? टी फॉर आपको और आगे बढ़ना है। जो आप कर रहे हैं उसको आप अपने विचारों में भी लाइए। यदि शब्द से एक्शन में लाए, एक्शन से विचारों में लाइए। तो टी फॉर थॉट, विचारों में ले आइए। फिर क्या होगा? सी फॉर कैरेक्टर, फिर वो विचार के साथ आप अपने चरित्र में उतारिए। ये चरित्र सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो कुछ आपने संकल्प किया है वो आपके चरित्र में उतरना चाहिए, जीवन में उतरना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल
मंच पे तो बोल गए लेकिन कर नहीं गए। आपको करना होगा, आपको अपने चरित्र में उतारना होगा। और फिर जो अंतिम शब्द है, अंतिम लेटर है, वो है H। H फॉर हैबिट। H फॉर हैबिट। फिर क्या होगा? वो आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। उस व्यक्ति की तरह जो अगर सुबह अगर मान लीजिए पेपर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन न्यूज पेपर नहीं मिलता तो बेचैन हो जाता, यानी वो आदत बन जाती। तो वैसे ही आपने जो कुछ कहा है उसको एक्शन में ले आइए, जो एक्शन में लाए हैं उसको विचारों में लाइए, जो विचारों में लाए हैं उसको अपने चरित्र में उतारिए, और जो चरित्र में उतार दिया है वो आपकी आदत बन जाए, वो कभी आपसे छूटने ना पाए। तो मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा कि जब आपको ये सफलता, थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, जब सफलता मिलती है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा IAS प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए तो उनका सीना फूल जाता है, अरे मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। फिर क्या होता है? वो इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनमें अहंकार आ जाता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जब आप अपनी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज है अहंकार। आपको क्षणिक उपलब्धि हुई, अगर अहंकार आ गया, आप समझ लीजिए कि आप भटक गए, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना जानो तो देख लो राम वैभव। आपने देखा होगा रावण कौरव वंश, ये कितने, रावण कितना ताकि राजा था। अहंकार होने के कारण एक लक्ष्य सवा लाख नाती कई रावण के दिवाला। तो ये जो है आपके बीच में अहंकार नहीं आना चाहिए। और कहते हैं कि अगर अहंकार आ गया, जिस व्यक्ति में जितना अहंकार आता है वो भगवान से उतना दूर हो जाता है, उतना ही दूर हो जाता है। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है, तो बंदा नहीं मान सचमुच खुदा है, तो बंदा नहीं मान सचमुच खुदा है, हुआ एक नुक्ते से वस्तु खुदा है, वो नुक्ता खुदी है, खुदाई खुदाई मिटा दे खुदी, वस्तु खुद ही खुदा है, वस्तु खुद ही खुदा है। दोस्तों, आपके कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको भी लंबी यात्रा तय करके बहुत आगे बढ़ना है। और ये किसी पड़ाव पे आपको अहंकार आ गया तो आप भटक जाएंगे। एक तो अहंकार नहीं आना है, दूसरा अगर कभी मान लीजिए आपके सामने कोई बाधा आ जाए, आपको संघर्ष करना है, बाधाओं से आपको परास्त नहीं होना, बाधाओं से मुंह नहीं मोड़ना है, बाधाओं से आपको संघर्ष करना है। कहते हैं कि बाधाएं तो बाध सकती है आगे बढ़ने वालों, आगे बढ़ने वालों की बाधाएं कभी भी बात नहीं हो सकती। आपको तो बाधाओं से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। तो बाधाओं से लड़ना सीखो, बाधाओं से लड़ना सीखो, कांटों पर पग करना सीखो, बाधाओं से लड़ना सीखो, कांटों पर पग करना सीखो। तब करना है, कुछ करना है, तो दीपक सम जलना सीखो, दीपक सम जलना सीखो। जैसे दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को विकास है, ऐसे जिंदगी का आपका व्रत होना चाहिए। हमें अपने को जलाना है, लेकिन दूसरों के खुशी के लिए, दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों के सुख के लिए। आज हम याद करते हैं गांधी जी को, आज हम याद करते हैं अगर APJ अब्दुल कलाम को, अगर याद करते हैं स्वामी विवेकानंद को, महापुरुषों को याद करते हैं, दोष को याद करते हैं, तो बच्चों इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को बताया दूसरों के लिए। क्रांतिकारियों को याद करते हैं तो देश के लिए साधन। तो ये आपको ये कुछ चीजें अपने जीवन की यात्रा में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं जिस विश्वविद्यालय से आया हुआ जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय लाडनू, ये आपके नगर का ये नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट विश्वविद्यालय है, जिसे मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रेड किया है, जिसे नए नेशनल असेसमेंट एग्रीगेशन काउंसिल बंगलौर ने ग्रेड किया है।
ये ग्रेड का विश्वविद्यालय आपके नगर में है, और जहाँ पे मैं कहना चाहूँगा छात्राएं भी है, छात्र भी हैं, कि यहाँ दोनों तरह के कोर्स पाठ्यक्रम चलते हैं, रेगुलर भी है और डिस्टेंस कोर्स में भी है। अगर आप छात्राएं अगर आप नियमित जाकर के पढ़ना चाहें, आचार्य काजू कन्या महाविद्यालय के अंतर्गत BA BCom BSc का पाठ्यक्रम यहाँ संचालित होता है। BA BCom BSc महिलाओं के लिए आचार्य काजू कन्या महाविद्यालय, और उसके पश्चात जो है MA के लिए आप देखिए, अगर आपने BA में एडमिशन ले लिया तो आप BA कीजिए, MA कीजिए और कॉलेज में आप प्रोफेसर बनिए, BA कीजिए, BSc कीजिए, आप स्कूल में टीचर्स बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। और यदि आप आगे भी, मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ हमारे PG के जो प्रोग्राम हैं, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA संस्कृत, MA प्राकृतिक, MA नॉन वायलेंस स्पीच, MA पॉलिटिकल साइंस, और जो सबसे महत्वपूर्ण है MA योगा। आज की का विषय MA योगा, 21 तारीख को आप योगा दिवस मनाएंगे। ये जो MA योगा जैन विश्व भारती संस्थान का बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय विषय है, जिसको पढ़ने के बाद आज विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी चीन, जापान, अमेरिका और इटली और ये सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, यानी सब देशों में योग के अगर आपको व्यक्ति मिलेंगे तो जैन विश्व भारती संस्थान के मिलेंगे। पूरे देश में कहीं योग का सेंटर चला रहे हैं, कहीं कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हमारे विद्यार्थी जो हर वर्ष डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कम 1000 विद्यार्थी प्रति वर्ष निकल रहे हैं योग का, और रेगुलर के माध्यम से भी निकल रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय का एक और प्रमुख विषय है जो मैं बताना चाहूँगा, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क में आफ्टर ग्रेजुएशन है, 1996 से ये विषय चल रहा है, और आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जिसने MSW किया बेरोजगार नहीं। आप देख लीजिए, अगर जीवन में संस्कार नहीं है वो जीवन बेकार है। आप अच्छे डॉक्टर तब बनेंगे जब आप में संस्कार है। हो सकता है कि डॉक्टर बन जाए, लेकिन अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर तभी बनेंगे जब आप में अच्छे संस्कार हैं। ये विश्वविद्यालय संस्कार को केंद्र में रखता है, और इसीलिए इस विश्वविद्यालय का लोगो है नारद सारम आयारो, ज्ञान का सार आचार है। The essence of right knowledge is right conduct। ये कंडक्ट पर विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं बच्चों का आह्वान करूंगा, आप कभी अपने संस्कार को मत खोइएगा, अपने मूल्यों के साथ कभी समझौता मत कीजिएगा। ये मूल्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में जो एक बात कहना चाहूँगा बच्चों, आप हो सकता है कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा आप भारतीय बनिएगा। आप में भारतीयता होनी चाहिए, आपसे राष्ट्रीयता होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। ये राष्ट्रीयता का भाव आपके अंदर अवश्य होना चाहिए। तो मैं इसीलिए एक भारतीय व्यक्ति अगर होगा तो आप सदैव ये ध्यान रखेंगे कि मेरे लिए तो सबसे आगे हिंदुस्तान है, तो मेरे लिए सबसे आगे हिंदुस्तान है, मेरे लिए हिंदुस्तान श्रेष्ठ है। ये जो भारतीयता का एक भाव है, भारतीयता का बोध आप सब में बच्चों को होना चाहिए। तो उसके लिए हाथों में गीता रखिए, हाथों में गीता रखिए, सीने में कान रखिए। मेल रखाए जो आपस में वही धर्म और मान रखिए। मेल रखाए जो आपस में वही धर्म और ईमान रखेंगे। संघ बने भाईचारे का, अमन की मजा रखेंगे। काबा का, काशी की, सबसे ऊपर दान रखेंगे, सबसे ऊपर दान रखेंगे। बच्चों, यही अपील है, यही संदेश है आज के समय से कि आपके लिए आपका देश सबसे ऊपर होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर त्रिपाठी जी वास्तव में स्वदेशी और तो ही हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब। अब
इसके बाद मैं निवेदन कर डॉक्टर V.K. नारंग साहब से कि आप इस हमारे शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों द्वारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान नागर साहब। और मेरे साथीगण जो आज यहाँ पे अपने विचार आपको कह रहे हैं कि आपके लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए रखेंगे तो समझ साथीगण और दुर्गा सेवा दल जिसने इस प्रकार का ये आयोजन किया है, इस सेवाओं इस युद्ध शक्ति अपने लक्ष्य के निर्धारण के उसको बहुत साधुवाद देता हूँ। लेकिन आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमारा समय था, मैं आपको मोटे रूप से बता देता हूँ, हमें बहुत कम संघर्ष करना था, कम पढ़े लिखे थे, वो भी आज बहुत अच्छी जगह तक पहुँचे। लेकिन आज संघर्ष इसलिए ज़्यादा करना पड़ रहा है, एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, पहला, दूसरा मशीनीकरण हो गया। मशीनीकरण होने जाने के कारण रोजगार में कमी आना, तो बेरोजगारी बढ़ गई। मेरा मूल मुद्दा है बेरोजगारी से संबंधित, क्या बेरोजगारी क्यों बढ़ी? इसका मुख्य कारण दो मैंने बताया, पॉपुलेशन, दूसरा हो गया मशीनीकरण। मशीनीकरण होने से हमें जो मैन पावर चाहिए वो कर दी और मशीन पावर का उपयोग इंडस्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा होने लगा। अब इस प्रकार के इसने कंपटीशन युग में हमें अपने आप को बढ़ाना है और इस देश की सेवा करनी है। जैसे हमारे सेक्रेटरी सर ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में आपको बताया कि अपने लक्ष्य को निर्धारण करने के बाद क्या करना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि रोजगार कैसे अर्जित करें। नैतिक शिक्षा अपने जीवन में जरूर लेनी चाहिए, लेकिन नैतिक शिक्षा के साथ साथ हम रोजगार से कैसे जुड़ें। हमारे पढ़ाई करने का जो उद्देश्य होता है देश सेवा, देश सेवा के साथ साथ हमारे समाज की सेवा, हमारे घर की सेवा, ये सब हम आसानी से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो अपना कैरियर अपनाना चाहिए वो किस क्षेत्र में अपनाना चाहिए। मैं इसलिए आपको विशेष हम हर व्यक्ति की क्षमता प्रकट होती है। हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं बन सकता। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई वस्तु, चाहे वो निर्जीव हो, वो भी बेकार नहीं होती। जो कम पढ़ा लिखा है वो भी बेकार नहीं होता। एक कंकर, एक मिट्टी भी आशियाना बनाने के काम आती है। तो हम तो इंसान हैं, तो हम इस देश के काम आएंगे। तो इस देश के काम आने के लिए हमें अपनी क्षमता और अपनी शक्ति का पहचान करना है। हमारी शक्ति और हमारी क्षमता की पहचान करनी है। उसी के अनुरूप हमें अपने कैरियर का चयन करना पड़ेगा, मुझे किस क्षेत्र में जाना है। और इन कैरियर के चयन करने के लिए भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कोर्सेज आपके इस विश्व में अपने भारत में चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे हैं। जैसे जयदेश्वर भारती का बताया, सीनियर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और उससे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ITI में विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स चलते हैं। उन प्रोफेशनल कोर्स में आप में हुनर, जो कौशलता है, एक कार्य करने की क्षमता है, एक हुनर का विकास होता है। उस हुनर से आपको कभी मिले या न मिले, आप स्वरोजगार से जुड़कर अपना मालिक खुद बनकर आप देश की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल एजुकेशन जो भी है उसको अपनाना चाहिए। मूल रूप से जो मैंने बताया, आपकी क्षमता, आपकी हॉबी, जैसे त्रिपाठी सर ने कहा था, इसमें हॉबी रुचि भी होना चाहिए। कई ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे इस दुनिया के अंदर, अपने लाटू शहर में देखे होंगे, जिन्होंने केवल अपनी रुचि को अपने रोजगार का साधन बना लिया, लेकिन उस रुचि को उन्होंने रोजगार
हॉबी होना, रुचि होना, आप जो भी साधन अपनाते हो, आपकी क्षमता, आप कई काम किसी को देख के करते हो, लेकिन देख के करने के बाद उस कार्य क्षेत्र में आप चले तो गए, लेकिन उस कार्य क्षेत्र को भी बीच में मत छोड़ो, उसके प्रति आप रुचि जागृत करो और उस रुचि को जागृत करके उस कार्य को इतनी शुद्धता से निभाओ कि हम उसमें पारंगत हो सके, और पारंगत होने के बाद हम अपनी क्षमता का विकास कर सकें। यदि आपकी क्षमता होगी तो समाज में आपकी ऑटोमेटिकली बूझ होगी। अपना आप व्यक्ति आपको बुला उद्देश्य मानते हुए पूर्ण क्षमता से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और इसके लिए संसाधन आपके पास बहुत से हैं। आपके क्षेत्र में बहुत से संसाधन उपलब्ध हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करो। मेरे इंस्टीट्यूट में जो स्वामी विवेकानंद युग सप्ताह मनाया जाता है 12 जनवरी से 18 जनवरी, तो एक सप्ताह का केवल कैरियर काउंसलिंग का काम किया जाता है, जिसमें एक सप्ताह तक हम केवल बच्चों को गाइड करते हैं। आपको आपकी क्षमता क्या है, आप किस क्षेत्र में आप जाके ज़्यादा सफल होंगे, ऐसा मैं प्रयास 15 सालों से कर रहा हूँ और कई बच्चों ने इसका फायदा उठाया है। जब भी कभी भी आपको मेरी आवश्यकता हो या आपको कैरियर संबंधी कोई निर्णय लेने में आपको कोई कठिनाई आती हो, तो फिर सूरजमल आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आपके हमेशा तत्पर रहेगा, आपको गाइड करने के लिए, आपको दिशा निर्देश देने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। मार्गदर्शित किया, साथ में थे इनके लालराम जी जीना अग्रवाल। इन तीनों के मान को हमने इस संगठन के सदस्यों को मार्गदर्शित किया और इस संगठन को सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, ऐसा विचार करके उन्होंने इस संगठन को और मजबूत बनाया, और उन्हीं के फिर मार्गदर्शन में लगातार 21-22 वर्षों से स्थानीय कैल बालाजी मंदिर में दीपोत्सव का भव्य आयोजन होता है, जिसके आप सभी साक्षी हैं। इसी प्रकार संगठन में और कई ऊंचाइयां हुई और उन्हीं के मार्गदर्शन में संस्था का एनजीओ के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया गया, और फिर अंग प्रत्यारोपण शिविर, वृक्ष मित्र योजना, विद्यार्थी मित्र योजना, विभिन्न प्रकार के आपके चिकित्सा से संबंधित कैंपों का आयोजन करवाना, और इस प्रकार के क्रमों का आयोजन यहाँ पर हुआ। साथ ही कबड्डी जैसे खेल कूद में भी संगठन ने अपना हिस्सेदारी निभाई। पिछले दिनों ये देखा गया कि लाडनू में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन बिल्कुल नहीं है, या बच्चे बहुत ज्यादा तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज ये यूथ कैरियर फेयर का आयोजन आपके सामने चल रहा है। कोशिश है कि आपको निश्चित तौर से यहाँ से बहुत कुछ मिलने का मिलेगा, और इन्हीं संगठन की इन्हीं ऊंचाइयों के साथ साथ आज हमारा परम सौभाग्य है कि नगर और आसपास के महान शिक्षाविद हमारे बीच बैठे हैं, और इन्हीं शिक्षाविदों के सानिध्य में एक छोटा सा कार्यक्रम व्यवसाय का लॉन्चिंग करने के लिए माननीय अतिथियों से मेरा निवेदन कि कंप्यूटर के बटन क्लिक करके हमने जो कार्य किए हैं उनकी जानकारी मिलेगी, साथ ही आपकी जो राय है हमें किस प्रकार के कार्य आपके सामने वेबसाइट का लॉन्च हो गया है, आप इसको खोल करके चेक कर सकते हैं। श्रीमती शकुंतला जी शर्मा। मारवाड़ और शेखावाटी के संगम अर्थात अस्किन सौंदर्य व पवित्र
जैसे ये प्रदर्शित जगह होते हैं, वैसे में मुझे इस बारे में कोई पता नहीं था कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है। वैसे मैं प्रजापति समाज का मैं पदाधिकारी हूँ, तो मेरे सेक्रेटरी कमल घोड़ेकर ने मुझे कल कॉल किया कि गुरु जी अपने को वहाँ चलना है। मैंने कहा चलेंगे, ठीक है। तो मैं सभी को इनको एक बार फिर साधुवाद देता हूँ कि ऐसा बेड़ा उठाया, और आज इस यूथ मेले में पधारे हुए सभी मुख्य अतिथि पदाधिकारी बड़े छात्र रहे, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पधारे। देखिए बच्चों, मैं 40 साल तक राजकीय सेवा में रहा और अभी पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज सुल्तानगंज के प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुआ हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और बहुत सारी चीज़ों का मुझे अनुभव हुआ। यहाँ पर जो बैठे हुए बहुत सारे लड़के और मेरे स्टूडेंट हैं, इस यूथ दुर्गा दल के कार्यक्रम में जो सदस्य हैं वो भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं इनसे ये कहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें। देखिए प्रिय छात्रों, आज जो आप यहाँ आए हैं, आप ये आशा लेकर आए हैं कि आप अपने करियर का चयन कैसे करें। देखो ये संसार है, इस संसार के अंदर आना जाना लगा रहता है। आदमी जन्मता है और मरता है, जन्मना और मरना शाश्वत सत्य है, लेकिन इसके बीच में एक गैप होता है, उसको लाइफ टाइम कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। किसी का जीवन लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। इसके बारे में मैं दार्शनिक अंदाज में बात नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ आप सब इस चीज को जानते हैं कि संसार में जो भी मानव है, जो जन्मा है, उसका एक ही मुख्य लक्ष्य है। आप सब बैठे हैं यहाँ, इसमें कोई बड़ा नहीं है कि यू हैव ओनली वन टारगेट इन योर माइंड, दैट इज टू गेट मैक्सिमम हैप्पीनेस इन योर लाइफ। यानी आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहते हैं। उसी सुख को बहुत सारी बातें हम लोग आनंद कहते हैं, उसी को मजा कहते हैं, उसी को एंजॉयमेंट कहते हैं। ये आप सबका एक लक्ष्य है। और वो सुख कैसे आता है? सुख का मतलब है मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति। आदमी की जो इच्छा है वो मिल जाए, वो सुख है, और जो इच्छा वो न मिले वो दुख है। तो इस संसार के अंदर आप तो जानते हैं कि पूर्ण सुख होना, सुखी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, इच्छाएं अनंत है और साधन क्या है, सीमित है। लेकिन ये साधन प्राप्त करने के लिए आदमी को धन चाहिए। धन के पीछे जो एक साधु संत राजनेता सबके सब इस धन के पीछे भाग रहे हैं, इसमें कोई शक और शिकवा नहीं है। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं, फला आदमी फला नेता 1 करोड़ के आरोप में पकड़ा गया है, पकड़ा गया, पकड़ा गया। देखिए बच्चों, इस धन के पीछे क्यों भागते हैं? इसकी वजह यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी मनवांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकें। इसके लिए क्या करना चाहिए? धन कमाना जरूरी है। आप युवा हो गए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊंचे बढ़ेंगे, वैसे आपके पेरेंट्स के सबकी ये तमन्ना होगी कि हमारा लड़का लड़की धन कमाए। धन कमाने के लिए रोजगार प्राप्त करना होता है। जो अच्छा रोजगार प्राप्त करे वो ज्यादा धन कमाएगा, ज्यादा धन कमाएगा, ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ज्यादा सुखी होगा, संपन्न होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे रोजगार प्राप्त किया जाए। आप यहाँ पास करके सीनियर पास करके उनके सामने मेरे पास बहुत सारे सवाल आते बच्चे कि क्या करें मुझे, क्या करना चाहिए। जैसे मुझे बताया गया, करना वही चाहिए जो आप कर सकते हैं। टारगेट उतना ऊंचा फिट मत कीजिए जिसको आप पार न कर सकें। आप जो कर सकते हैं, आपके दिल में तमन्ना, यदि आप
विकास घटेगी, पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा और फिर आपकी प्रकृति रुक जाएगी। बहुत सारे लड़के नौकरी करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि नौकरी करना कोई जरूरी नहीं है। आप धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और कोई काम कर सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, लेकिन बनिए बढ़िया। आपके अंदर जो मैक्सिमम होती है, यदि आप, मैं तो कहता हूँ आप मजदूर बनिए, लेकिन बढ़िया मजदूर बनिए जिससे आपका नाम हो, आपकी रिकॉग्निशन हो, आपकी पहचान हो, आपका समाज में, सोसाइटी में आपकी एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, जिससे आप पर आज यहाँ बहुत सारे लड़के आए हैं, मुझे जानता हूँ कि वो इसलिए आए हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे नौकरी करना चाहिए। वैसे आज कंपटीशन का जमाना है, कोई भी परीक्षा, कोई भी नौकरी के लिए पटवारी बनना है, टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, आरएस बनना है, आईएएस बनना है, उसके लिए कंपटीशन होती है। बिना कंपटीशन कोई भी एग्जाम नहीं होती है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है, नाना तरह की वैकेंसीज निकली हुई है और लड़के लड़कियां इस तलाश में है कि उनका कैसे चयन हो जाए। बहुत सारे लड़के मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ऐसे स्कूलों के अंदर। आजकल भयंकर मार्क्स आते हैं, 90%, 80%, 95% ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। इससे मार्क्स अंक आने से वो लड़के और उनके माँ बाप उन्हें नहीं समझते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि ये मार्क्स लाना एक अलग चीज है और कंपटीशन फेस करना, कंपटीशन को क्रैक करना बहुत अलग चीज है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं इस मन से आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो शुरू से, यानी आप, मैं तो कहता हूँ 8वीं 9वीं से ही 4-5 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान रखें। नंबर 1 है अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। अंग्रेजी आपको आनी चाहिए क्योंकि हर कंपटीशन के अंदर अंग्रेजी का रोल होता है। बिना अंग्रेजी कोई कंपटीशन नहीं होती है। आज बैंक की एग्जाम है, आईसीएस है, अच्छा एसएससी की एग्जाम है, उसके अंदर इंग्लिश का बड़ा भारी रोल है। तो आप इंग्लिश अपनी स्टूडेंट बने। इसके लिए कैसे बनाए मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी बच्चा यदि अपनी अंग्रेजी सॉलिड करना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा जरिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स फिनिश याद करे। किसी कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद करना है, डिक्शनरी है, आप यदि 30, 40, 50 मिनट रोज का याद करते हैं, जीवन में 25,000 वर्ड्स याद कर लिए। मैं चैलेंज देता हूँ आपको कि कोई बैंक के एग्जाम में आपको रोकते तो मुझे बता देना। अब बच्चों को अंग्रेजी आती नहीं, बीए बीकॉम बीएससी कर लेते हैं और वो कहते हैं डिग्री धारण कर लेते हैं, फिर कंपटीशन के मैदान में उतरते हैं, तब तक अंग्रेजी बहुत कम करती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि शुरू से ही आप इस अंग्रेजी पर ध्यान दें। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है जनरल नॉलेज, यानी आपको ऑलराउंड नॉलेज होना चाहिए। कोई लड़का कहता है मुझे पॉलिटिक्स का है, हिस्ट्री का है, कॉमर्स का नहीं। बच्चों को जमाना चला गया, यू मस्ट हैव ऑलराउंड नॉलेज। आपको फिजिक्स की थोड़ी बात आनी चाहिए, केमिस्ट्री की आनी चाहिए, आपको विज्ञान क्या है, कॉमर्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, तब कहीं जाकर आप कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे। वरना आपका एक वक्त कमजोर रहेगा, यानी तो भी मुश्किल है। लेकिन यानी आपको यू मस्ट बी स्ट्रांग इन एवरी मैटर बट वीक एट। विद्यार्थियों उनके साथ आए हुए आगंतुक, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दुर्गा धर्म सेवा समिति को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया और जो उन्होंने इस मंच से बोलने का मौका दिया। तो मैं आपको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कैरियर की संभावनाएं हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जब 12th बायोलॉजी से कर लेते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। हम कंफ्यूजन में होते हैं कि कौन सा विषय सेलेक्ट करें और कौन से विषय में कैरियर बनाएं। तो इस कंफ्यूजन को दूर नहीं करना, कंफ्यूजन को दूर करके आगे बढ़ना, तो इसके लिए
विषयवार विश्लेषण करना चाहूँगा। तो सबसे पहले 12th बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है उसके लिए जो कैरियर का सबसे बड़ा विकल्प है वो आपका मेडिकल क्षेत्र है। पर ये जरूरी नहीं है कि सभी मेडिकल के क्षेत्र में कामयाब हों, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी है वो अलग होती है, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं। किसी का रिसर्च के क्षेत्र में रुझान होता है, किसी का बिजनेस में रुझान होता है। तो जब हम कैरियर की बात करते हैं तो सही विषय का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो 12th बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है अगर मेडिकल के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले MBBS उसके दिमाग में आता है। तो जो MBBS होती है उसके लिए आपको 12th में मिनिमम 50% विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए। और इसमें जो आपका एडमिशन होता है उसके लिए डिफरेंट टाइप की एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एग्जाम आपकी नीट का नाम सुना होगा आपने, जो कि आपका CBSE आयोजित करवाते हैं और हर साल आपके मई के महीने में आयोजित होती है। तो इसमें आपकी इसके अलावा आपकी BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एम्स है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो भी आपकी एग्जाम आयोजित करवाता है। और इसके अलावा आपका AFMC पुणे, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, वो भी आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करवाता है। तो इन एंट्रेंस एग्जाम में आप क्लियर होकर के मेडिकल के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में उतना ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो अब ये कोई जरूरी नहीं कि हम सारे के सारे मेरे विचारों को बयान करना चाहूँगा। धन्यवाद। सरकारी नौकरी अन्य क्षेत्र में कोई भी
इकोनॉमिक साइड से भी ये कोई आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। और अब जो कंपटीशन है उसकी तैयारी के लिए जैसे भी सितंबर में एग्जाम है तो अपना जल्दी से जल्दी अपने जो भी है अपन कोचिंग ज्वाइन करें, वो अपनी जस्ट कोचिंग ज्वाइन करके एयरफोर्स के फॉर्म में जुलाई में भेज जाएंगे और उसके लिए अधिक से अधिक उसमें फॉर्म फिलअप करें और अपनी स्टडी करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी सेलर और एम्प्लॉय बन सको। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपने डिफेंस में जो संभावनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी और सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय सेवा प्राप्त करने का यही एक अवसर है। डिफेंस बहुत अच्छी जानकारी से रवाना किया। आपने हमारे बीच उपस्थित माधव कॉलेज के प्रोफेसर जी जो माधव कॉलेज का आईटी प्रोफेसर है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने क्षेत्र की जानकारी हमें अवगत कराएं। शुरू करना चाहूँ उससे पहले बता दूंगा कि यहाँ जब हम आए हैं तो कुछ लेके गए ये जॉब अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर को कैसे सेट करें। 9 और 10 के बाद दिमाग में एक सवाल आता है कि हमारे पास पैसे होने चाहिए और वो संसाधन होने चाहिए जिनकी आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। तो आप एजुकेशन से पैसे कैसे मिलेंगे? हाँ, बड़ी बड़ी एजुकेशन करोगे तो पैसे लगाने पड़ेंगे और हाँ, पैसे अगर एजुकेशन पे लगाएंगे तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा, 100% मिलेगा। भले आपने बिजनेस किया उसमें लॉस हो सकता है, एजुकेशन में कभी ऐसा नहीं है। आपने किसी भी क्षेत्र की अगर अच्छी एजुकेशन और एक आपके पास स्किल है तो आप बखूबी जितना पैसा आपने लगाया है उससे कई गुना कमा सकते हो। माधव कॉलेज लाडू जो पावलव के सामने स्थित है 2006 से टीडवाना और उस सफर को आगे बढ़ाते हुए आज बीए कॉलेज, बीएससी, बीएड कॉलेज, बीकॉम, बीसीए और बीए को लेकर प्रखर पत्र है। हर विद्यार्थी की अपेक्षा यही रहती है कि वह अपना फ्यूचर कैसे सेव करे। मैं आपको एक परिचय करवाता हूँ और ये नहीं कहूँगा कि मैं उस संस्थान की पढ़ाई करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कौन कौन से पद अर्जित किए हैं। आईआईटी के लिए भी और आईटी क्षेत्र के अलावा भी हमारे आउटपुट जो आना है वो भी अच्छा होगा। माधव के साथ साथ हमारे पास ये है कि हम आपको रोजगारमुखी भी कोर्स करवाएंगे क्योंकि एजुकेशन एक ये है ग्रेजुएशन हो गई आपकी तो घर पे बैठ सकते हो। और अभी मैं आपको एक कोटेशन कहूँगा, शायद सबको हंसी आएगी। आजकल तो प्रचलन है कि ग्रेजुएशन नहीं तो शादी नहीं, तो शादी के लिए भी ग्रेजुएशन, लेकिन नहीं, हमें अपने जो पढ़ाई का समय दिया है और जो समय मन तक लगा है वो हमें कुछ अर्जित करके दे। बीसीए ऑनलाइन एग्जाम के लिए सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है उस कंपनी में हमारे कई स्टूडेंट हैं जो आज ऑनलाइन एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसके अलावा बम्बई फिल्म इंडस्ट्री एडिटर यानी मूवी तो बन चुकी है लेकिन कुछ ऐसे बदलाव उसमें करने हैं, कार्टून एस्टेब्लिश करना, ये सारा काम हमारे स्टूडेंट भी कर रहे हैं। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे संस्थान के विद्यार्थी आज अपना प्रकल्प लगा रहे हैं। और बीकॉम की बात करें तो बीकॉम का अपना जो रेशियो है वो हमेशा 100% रहता है। मैं अन्य संस्थान से कंपैरिजन नहीं करूंगा, तुलना नहीं करूंगा, ये जरूर कहूंगा कि विद्यार्थी जो आते हैं वो एक्सीलेंस बन के जाएंगे। एक होता है कि हमें मेरिट होल्डर चाहिए, पर हमारे संस्थान की हमेशा एक बात रही है, हमें मेरिट होल्डर चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप में ग्रेसफुल हैं। हम तो उन विद्यार्थियों को भी देखते हैं जो केवल पास आउट हुए और वही विद्यार्थी जो केवल पास आउट होके कॉलेज एजुकेशन में आए हैं वह हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल 100% परिणाम देते हैं क्योंकि उन्होंने वो समय देखा है कि
बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। हमारा उद्देश्य केवल डिग्री प्रोवाइड करना नहीं है। और रहे हमारे ग्रुप के साथ बहुत स्टूडेंट आज के टेस्ट हैं, हम रोजगार की अन्य कंपनी के अलावा प्राइवेट सेक्टर के कई संस्थानों से हमने जॉइंट मेंबरशिप रखी है जो कि जॉब प्रोवाइड करती है। एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के बाद डायरेक्टली जॉब प्रोवाइड कराना हमारा उद्देश्य रहता है। और हाँ, केवल यही एक क्षेत्र नहीं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाए तभी सक्सेस हो। आपने जो कोर्स किया है, जो एकेडमिक कोर्स किया है, उसके द्वारा आप हर क्षेत्र में जा सकते हो। अन्य हमारे संस्थान की विशेषताएं हैं कि अभी जो सर ने बताया कि डिफेंस वाला हमने स्टार्ट अपने प्रांगण में हुआ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए भी वो एनवायरनमेंट को सबको सूट करने वाला है। एजुकेशन के लिए स्ट्रीम माइंड चाहिए, वो वहाँ पर मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि आपको कहीं तो फर्क बनाए रखेंगे। माधव कॉलेज की स्कूल कॉलेज में ही रहता है। इसके अलावा एक एनवायरनमेंट है, जब आप विजिट करोगे तब आपको जरूर पता चलेगा। धन्यवाद। ये भी हमारी अग्रसर जी आगे रूप से कॉलेज शिक्षा और 10वीं के बाद में 12वीं के बाद में क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को लेके बहुत सारे संस्थान यहाँ आए हुए हैं। आप सब उनका लाभ उठाएंगे। और जो बेस है किसी भी बच्चे का जो करियर बनता है, बढ़ते बढ़ते आज क्लास 10 तक पहला बैच का रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ था। स्कूल जसवंतगढ़ से, लाडनू से भी काफ़ी विद्यार्थी हमारे साथ वहाँ जसवंतगढ़ जाते हैं, सुजानगढ़ से भी जाते हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी जाते हैं। कुछ विविधता स्कूल में अन्य स्कूलों से हमें अलग करती है। हम बच्चों की रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, हैंडराइटिंग स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, उसके अलावा लिसनिंग स्किल्स पर भी हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये मैं डॉक्टर आलोक आए थे, उन्होंने आपको बायोटेक के बारे में बताया। फ्रेंड्स, इन सबसे परे भी एक ऐसा सेक्टर है जो 100% गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड है। मैं आपको एक ऐसे सेक्टर के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स को 100% गवर्नमेंट में जॉब की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, और वो है DLED इन स्पेशल एजुकेशन। इसमें 3 ब्रांचें होती हैं, MR, HI और VI। ये अपने राजस्थान में लिमिटेड 5 या 7 कॉलेजेस में ही उपलब्ध है। लास्ट ईयर तक इन कोर्सेज में एडमिशन डायरेक्ट होते थे, और इस बार से इसमें एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है, और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 जून 2018 है। ये RCI की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरे जा रहे हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट के नए रूल के हिसाब से हर एक गवर्नमेंट स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन PSTC टीचर को नियुक्त किया जाना है। राजस्थान में 72,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो 72,000 वैकेंसीज आने वाली है। और अगर मैं इसमें कैंडिडेट्स की बात करूं तो आई थिंक फिंगर काउंटेबल है, हंड्रेड्स में भी कैंडिडेट्स नहीं है। इसमें उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर 50 इयर्स प्लस है तो भी आप दे सकते हैं। बाय द सेम वे वैकेंसी के लिए भी जब निकलने वाली है, उसके लिए भी उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है। इट मींस इट्स एन ओपन क्वेश्चन, जितना आप क्रैक कर सकते हैं उतना आप क्रैक कर सकते हैं। MR, HI और VI 3 ब्रांचेस हैं। इन तीनों ब्रांचेस के अंदर 100 सीट्स है, बट एडमिशन जो होगा वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही होगा, और
बाहर से सभी पधारे हुए पाठकों, जिज्ञासुओं, अपने कैरियर के प्रति चिंता वाले लालायित बच्चों, आप सभी को दुर्गाचंद परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पधार कर हमारा उत्साहवर्धन किया। अब आपको किसी प्रकार के किसी भी विषय में जानकारी की आवश्यकता है तो यहाँ जो स्टॉल लगी है वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर जानकारी किसी भी क्षेत्र में जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से बाहर निकले उस समय आपके मन में कोई प्रश्न बाकी रह जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो अभी जो हमारे बीच में डॉक्टर सुरजीत कुमार, उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से संपर्क आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्नों का उत्तर साथ लेकर जाएंगे। ये मेरी उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। तो किसी प्रकार का आपको प्रश्न करना है, एडमिशन के बारे में जानकारी करनी है या अन्य कोई शिक्षा करी है, वो आप इन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
अगर आप यहाँ पे आ गए और ये सब चीज़ें आपने नहीं कुछ तो आगे तो पेश क्या रहा हमने यहाँ इंस्टीट्यूशन को बुलाया है बाहर से आप ही नहीं बुलाया ताकि आप करियर सेट करके होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है सिंपल आपको रिसेप्शन पे बैठना होता है जो आप होता है गुड इवनिंग सर गुड मॉर्निंग सर आप लोग नहीं क्या करते हैं 35,000 की सैलरी केवल इतना नाम या फिर जो भी चाहते हैं इसके अलावा कुछ नहीं वो कॉमर्स के रास्ते ज्वाइन होते हैं आप जाइए हर जगह से पूछिए आप कहाँ से आए हैं आप बताइए मेरी गलत है मुझे आगे क्या क्या करना चाहिए ये किताब अगर आगे पढ़िए इसमें केवल नाम लिखा हुआ है इससे आगे कुछ नहीं है लेकिन नाम के बारे में जानकारी तो मिलेगी जी भाई सब्जेक्ट क्या क्या है आपके जी बोलिए पॉलिटिकल जियोग्राफी हिंदी साइंस आपको पता है जियोग्राफी के अंदर लेक्चरशिप्स की कितनी पोस्ट निकली हुई है बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है और जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए फिलहाल हमें लेक्चरर आवश्यक है हिंदी इंग्लिश मैथ्स बहुत सारे भरे पड़े उनके लिए केवल 2,000 या 3,000 पोस्ट निकलती है अगर जियोग्राफी की निकलेगी तो कम से कम 5 से 6,000 पोस्ट निकलेगी जी अगर आप BA अच्छे से कर लेते हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट में उसके अंदर लीड करके MA करते हैं उसके अंदर PhD करते हैं आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे जाने से आप उनके पास में जाइए सर मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मेरे ये सब्जेक्ट है मुझे आगे क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी वो देंगे आप हर काउंसलिंग से अब आप यहाँ से ले आपका 10वीं क्लास में कोई छोटा भाई आपसे पूछे कि आप वहाँ पे जाके आए हो मुझे आगे क्या सिलेबस लेना चाहिए क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए बताओ मुझे क्या बताओगे आप केवल आर्ट्स के बारे में बता पाओगे लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लोग रहते हैं ना वो आपको बताएंगे कि साइंस में क्या है कॉमर्स में क्या है आर्ट्स में क्या है हर चीज़ बताएंगे फिर आप घर पे जाके बता सकते हो मम्मी पापा मैं ये पूछ के आया अपने छोटे भाई को ये बता सकता हूँ कोई तीसरे जने ने पूछ लिया कि भाई आप इतना टाइम वेस्ट करके आए हैं तो क्या कुछ तो नहीं होगा आपको या तो कॉल से या मैसेज से या पैम्फलेट से इन्फॉर्मेशन हुआ होगा उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा नहीं यदि आप करियर सेट करके नहीं चाहते हैं तो आप जाइए हर इंस्टीट्यूट को भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ अगर मुझे समझ नहीं आता मुझे बताइए मैं उनसे बात कर लूँगा जी मैं चाहता हूँ आप फिर से भेज जी आप ये कर सकते हैं